Good morning, dear students. My subject is HVDC and today topic is that energization of blocked bridge. Let us start with my topic energization of blocked bridge. The energization of blocked bridge is done in two stages. जो ब्लॉक ब्रिज का जो एनर्जाइजेशन है, ब्लॉक ब्रिज को एनर्जाइज कंडीशन में लाने के लिए दो स्टेजेज होती हैं. The energization of blocked bridge is done into two stages. ब्लॉक्ड ब्रिज के एनर्जाइजेशन के लिए दो स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट, द करंट इन द फर्स्ट स्टेज, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द करंट इज फर्स्ट डाइवर्टेड फ्रॉम S1 टू द बाईपास पेयर. फर्स्ट स्टेज में जो पहला पॉइंट है वो ये है, द करंट इज फर्स्ट डाइवर्टेड फ्रॉम S1 टू द बाईपास पेयर. करंट को S1 से बाईपास पेयर में डाइवर्ट करते हैं. सबसे पहले करंट को क्या करते हैं, S1 स्विच से बाईपास पेयर में डाइवर्ट करते हैं. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट फॉर दिस S1 मस्ट जनरेट रिक्वायर्ड आर्क वोल्टेज. इसके लिए जो स्विच S1 है वो रिक्वायर्ड आर्क वोल्टेज जनरेट करना चाहिए. एंड टू मिनिमाइज दिस वोल्टेज, और इस वोल्टेज को मिनिमाइज करने के लिए द सर्किट इंडक्टेंस मस्ट बी स्मॉल. सर्किट का इंडक्टेंस कम होना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज दैट इन केस द बाईपास पेयर फेल्स टू टेक ओवर द करंट, S1 must close automatically if the current in that does not become zero after a predetermined time interval. In case the bypass pair fails to take over the current, यदि bypass pair sufficient amount of current take over करने में असमर्थ है, यदि bypass pair sufficient amount का current कैरी करने में फेल हो जाता है, तो S1 must close automatically. तो स्विच S1 ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाना चाहिए. ठीक है. यदि बाईपास पेयर सफिशिएंट अमाउंट का करंट कैरी करने में फेल हो जाता है, S1 मस्ट क्लोज ऑटोमेटिकली. तो स्विच S1 ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाना चाहिए. इफ द करंट इन दैट डज नॉट बिकम जीरो आफ्टर ए प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल, यदि उसमें जो करंट की वैल्यू है वो जीरो नहीं होती है एक प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल के बाद में, यदि उस बल्ब में एक प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल के बाद में करंट की वैल्यू जीरो नहीं होती है. इन केस द बाईपास पेयर फेल्स टू टेक ओवर द करंट, यदि बाईपास पेयर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि बाईपास पेयर सफिशिएंट अमाउंट का करंट टेक ओवर करने में असमर्थ होती है या फेल हो जाती है, S1 मस्ट क्लोज ऑटोमेटिकली. तो जो स्विच S1 है वो ऑटोमेटिकली क्लोज होना चाहिए. If the current in that does not become zero after a predetermined time interval, एक predetermined time interval के बाद में यदि करंट उसमें जीरो नहीं होता है. AC breakers with sufficient arc voltage but with reduced capacity are used as switch S1. AC breaker sufficient arc voltage के साथ लेकिन reduced capacity के साथ यहाँ पे switch 1 के साथ उपयोग में लेते हैं. Now the second state of energization of a blocked bridge is given as in the second state of energization, the current is diverted from the bypass pair For this, first point is that for the rectifier This can take place instantaneously. This can take place
takes place instantaneously instantaneously from the white, instantaneously, neglecting overlap. Now the second point is that for the inverter, the transition requires some time lag. Now the third point is that the voltage waveform in the second state of energization, the current is diverted from the bypass pair. जो सेकंड स्टेट है एनर्जाइजेशन की, कोई भी ब्रिज को एनर्जाइज स्टेट में लाने के लिए जो सेकंड स्टेट है एनर्जाइजेशन की, उसमें करंट को डाइवर्ट करते हैं फ्रॉम द बाईपास पेयर. बाईपास पेयर से हम क्या करते हैं, करंट को डाइवर्ट करते हैं. इन द सेकंड स्टेट ऑफ एनर्जाइजेशन की सेकंड स्टेट में द करंट इज डाइवर्टेड फ्रॉम द बाईपास पेयर. करंट को बाईपास पेयर से क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं. फॉर द रेक्टिफायर के लिए दिस कैन टेक प्लेस इंस्टेंटेनियसली. रेक्टिफायर के लिए ये इंस्टेंटेनियसली होता है. नेग्लेक्टिंग ओवरलैप, जहां पे ओवरलैप को नेग्लेक्ट करते हैं. फॉर द इन्वर्टर के लिए ट्रांजिशन रिक्वायर्स सम टाइम लैग. इन्वर्टर के लिए ट्रांजिशन होने में कुछ समय हो सकता है, कुछ समय लग सकता है. द ट्रांजिशन रिक्वायर्स सम टाइम लैग. इन्वर्टर के लिए ट्रांजिशन के लिए कुछ टाइम लैग की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है. For the inverter, the transition requires some time lag. Now the voltage waveform for energization of a block wave. The voltage waveform for this case shown in figure A and V. This is the voltage waveform for rectifier. Voltage waveform for rectifier. This is the omega t for rectifier. And this is the voltage waveform for inverter. This is the voltage waveform for inverter. B. Voltage waveform for inverter. Voltage waveform for inverter. Figure B. This is the figure A. This is the figure B. Voltage waveform during energization. Voltage waveform during energization. Voltage waveform during energization for rectifier and inverter. For rectifier and inverter.
Here the voltage waveform for this case as shown in figure. यहाँ पे जो voltage waveform है एनर्जाइजेशन ऑफ ए ब्रिज के लिए, एक ब्रिज को एनर्जाइज स्टेट में लाने के लिए जो वोल्टेज वेवफॉर्म है वो यहाँ पे फिगर में दिखाई गई है. दिस इज द वोल्टेज वेवफॉर्म फॉर रेक्टिफायर एंड दिस इज द वोल्टेज वेवफॉर्म फॉर इन्वर्टर स्टेशन. वोल्टेज वेवफॉर्म ड्यूरिंग द एनर्जाइजेशन फॉर रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर शोन इन फिगर. दिस इज द वोल्टेज वेवफॉर्म ड्यूरिंग द एनर्जाइजेशन फॉर द रेक्टिफायर and this is the voltage waveform during the energization for inverter. Now the next topic is that startup of DC link. Startup of DC link. Startup of DC link. Startup of DC link. This is the next topic in the starting and stopping of DC link. Startup of DC link. There are two different startup procedures. First point is that there are two different startup procedures. Different startup procedures. Whether the converter firing angle converter firing controller provides a short gate pulse, or long gate pulse, The long gate pulse lasts nearly 120 degree. The average conduction period of a valve. Now the startup of DC link. There are the two different. First point is that in startup of DC link there are two different startup procedures. Whether the converter firing controller provide a short gate pulse or long gate pulse. दो डिफरेंट टाइप के स्टार्टअप प्रोसीजर्स होते हैं कोई भी डीसी लिंक को स्टार्टअप करने के लिए. द कन्वर्टर फायरिंग कंट्रोलर प्रोवाइड्स ए शॉर्ट गेट पल्स और लॉन्ग गेट पल्स. यानी कन्वर्टर फायरिंग एंगल कंट्रोलर क्या शॉर्ट गेट पल्स प्रोवाइड कर रहा है या लॉन्ग गेट पल्स प्रोवाइड कर रहा है. देयर आर टू डिफरेंट स्टार्टअप प्रोसीजर्स. वेदर द कन्वर्टर फायरिंग कंट्रोलर प्रोवाइड्स ए शॉर्ट गेट पल्स और लॉन्ग गेट पल्स. यानी कन्वर्टर फायरिंग कंट्रोलर एक शॉर्ट गेट पल्स प्रदान करता है या और लॉन्ग गेट पल्स प्रदान करता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द लॉन्ग गेट पल्स लास्ट नियरली 120 डिग्री. लॉन्ग गेट पल्स 120 डिग्री के आसपास में लास्ट हो जाती है, खत्म होती है. द लॉन्ग गेट पल्स लास्ट नियरली 120 डिग्री. 120 डिग्री के आसपास ये लॉन्ग गेट पल्स समाप्त होती है. द एवरेज कंडक्शन पीरियड ऑफ ए वल्व. यानी वल्व के एवरेज कंडक्शन पीरियड के दौरान जो लॉन्ग गेट पल्स है वो 120 डिग्री पर लास्ट होती है, 120 डिग्री के आसपास लास्ट होती है. नाउ द स्टार्टअप विद लॉन्ग पल्स फायरिंग. प्रोसीजर. नाउ द फर्स्ट प्रोसीजर इज दैट स्टार्ट अप विद लॉन्ग पल्स फायरिंग. Start up with long pulse firing.
In this case, the current extension during the startup is not a problem. During the startup is not a problem. The starting sequence in this case as follows. The starting sequence in this case as follows. First point is that D block inverter at about gamma equal to 90 degree. Now the second point is that D block rectifier at alpha बराबर 85 degree to establish low direct current. Now the next point is that third point, ramp up voltage by inverter control, and current by the rectifier control, and the current by the rectifier control. Now the startup with long pulse firing. At first we start up with long pulse firing. डीसी लिंक को लॉन्ग पल्स फायरिंग के साथ स्टार्टअप करने के लिए क्या सीक्वेंस है, कौन से पॉइंट है। स्टार्टअप विद लॉन्ग पल्स फायरिंग। At first we study about the startup with long pulse firing. In this case the current extension during the startup is not a problem. स्टार्टअप के दौरान यहाँ पे जो करंट का एक्सटेंशन है वो समस्या नहीं है। The starting sequence in this case as follows. स्टार्टिंग सीक्वेंस है, इस केस में कोई भी डीसी लिंक को स्टार्ट करने के लिए वो सीक्वेंस निम्न तरीके से है। The starting sequence in this case as follows, यानी लॉन्ग पल्स फायरिंग का उपयोग करने के साथ जो स्टार्टिंग सीक्वेंस है डीसी लिंक को स्टार्ट करने के लिए वो निम्न तरीके से है। फर्स्ट इज द डी ब्लॉक इन्वर्टर एट अबाउट गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इन्वर्टर को डिब्लॉक करते हैं, गामा की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री, यानी एक्सटेंशन एंगल की वैल्यू 90 डिग्री पर इन्वर्टर को डिब्लॉक करते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट डिब्लॉक रेक्टिफायर एट अल्फा बराबर 85 डिग्री। अल्फा बराबर 85 डिग्री पर रेक्टिफायर को क्या करते हैं, डिब्लॉक करते हैं। अल्फा इज द फायरिंग एंगल। डिब्लॉक रेक्टिफायर एट अल्फा बराबर 85 डिग्री टू एस्टेब्लिश लो डायरेक्ट करंट। लो डायरेक्ट करंट स्थापित करने के लिए रेक्टिफायर को अल्फा बराबर 85 डिग्री पर क्या करते हैं, डिब्लॉक करते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट रैंप अप वोल्टेज बाय इन्वर्टर कंट्रोल, यानी कि वोल्टेज को रैंप करते हैं बाय यूजिंग इन्वर्टर कंट्रोल एंड द करंट इज रैंप्ड बाय द रेक्टिफायर कंट्रोल। और करंट को जो रैंप करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, रेक्टिफायर कंट्रोल के द्वारा। रैंप अप द वोल्टेज बाय द इन्वर्टर कंट्रोल एंड द करंट बाय द रेक्टिफायर कंट्रोल। वोल्टेज को तो इन्वर्टर कंट्रोल के द्वारा रैंप अप करते हैं, जबकि जो करंट है उसको रेक्टिफायर कंट्रोल के द्वारा रैंप करते हैं। दिस इज द स्टार्टअप विद लॉन्ग पल्स फायरिंग। नाउ द नेक्स्ट इज द स्टार्टअप विद शॉर्ट पल्स फायरिंग।
ये लॉन्ग पल्स फायरिंग के साथ स्टार्टअप प्रोसीजर था डीसी लिंक को स्टार्ट करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज द स्टार्टअप विद शॉर्ट पल्स फायरिंग। स्टार्ट अप विद द शॉर्ट पल्स फायरिंग। सेकेंड इज द स्टार्ट अप विद short pulse firing। short pulse firing in this case the problem of current extension in this case the problem of current extension during startup is present। during startup is present as the valve with forward wise is not put into conduction when the current in that falls transiently below holding current in this case startup with short pulse firing। अब जो भी डीसी लिंक को स्टार्टअप करेंगे वो शॉर्ट पल्स फायरिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टअप विद शॉर्ट पल्स फायरिंग सेकेंड प्रोसीजर इज द स्टार्टअप विद शॉर्ट पल्स फायरिंग, यानी कि डीसी लिंक को जो स्टार्ट कर रहे हैं वो शॉर्ट पल्स फायरिंग के साथ स्टार्टअप कर रहे हैं। इन दिस केस द प्रॉब्लम ऑफ करंट एक्सटेंशन ड्यूरिंग स्टार्टअप इज प्रेजेंट, यानी स्टार्टअप के दौरान करंट एक्सटेंशन की यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। As the valve with forward wise is not put into conduction, चूंकि जो वाल्व है जो फॉरवर्ड वाइस में है उसको कंडक्शन में नहीं रखते हैं। when the current in that falls transiently below holding current, जब करंट उस वाल्व में होल्डिंग करंट से कम वैल्यू पर ट्रांजिएंटली कम होता है। when the current in that falls ट्रांजिएंटली बिलो द होल्डिंग करंट, यानी होल्डिंग करंट से कम वैल्यू पर जो ट्रांजिएंटली उसमें जो करंट है वो कम हो जाता है, फॉल हो जाता है। In this case, the problem of current extension during the startup is present as the valve with forward wise is not put into the conduction when the current in that falls transiently below the holding current, जब करंट होल्डिंग करंट से नीचे वाले करंट पर यानी बिलो द होल्डिंग करंट ट्रांजिएंटली उसमें फॉल होता है, गिर जाता है, कम हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट the starting sequence for this case, the starting sequence for this case is as follows, तो स्टार्टिंग सीक्वेंस है इस केस के लिए, मतलब शॉर्ट पल्स फायरिंग के द्वारा जब हम स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसके लिए जो स्टार्टिंग सीक्वेंस है वो निम्न तरीके से है। फर्स्ट इज द ओपन बाईपास स्विच
at one terminal, open bypass switch at one terminal. Now the second point is that deblock that terminal, deblock that terminal, deblock that terminal and load to minimum, and load to minimum, load to minimum current in the rectifier mode, current in the rectifier mode, rectifier mode. Now the third point is that open bypass switch, open bypass switch, open bypass switch at the second terminal, at the second terminal, second terminal. Start up with short pulse firing. The starting sequence for this case is as follows. कोई भी डीसी लिंक को शॉर्ट पल्स फायरिंग के साथ स्टार्टअप करते हैं तो उसके लिए जो स्टार्टिंग सीक्वेंस है वो इस केस के लिए वो निम्न है. फर्स्ट इज द ओपन बाईपास स्विच एट वन टर्मिनल. एक टर्मिनल पर बाईपास स्विच को ओपन करते हैं. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट deblock that terminal and load to minimum current in the rectifier mode. उस टर्मिनल को डिब्लॉक करते हैं एंड लोड टू मिनिमम करंट इन द रेक्टिफायर मोड, और रेक्टिफायर मोड में मिनिमम करंट पर उसे लोड करते हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेप इज दैट ओपन बाईपास स्विच एट द सेकेंड टर्मिनल. सेकेंड टर्मिनल पर बाईपास स्विच को ओपन करते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. बाईपास स्विच को एक टर्मिनल पर ओपन करते हैं. दिस इज द सेकेंड स्टेप. उस टर्मिनल को डिब्लॉक करते हैं और जो एंड लोड टू मिनिमम करंट इन द रेक्टिफायर मोड, और रेक्टिफायर मोड में लोड को मिनिमम करंट पर लोड रखते हैं एंड लोड टू मिनिमम करंट इन द रेक्टिफायर मोड. नाउ द थर्ड स्टेप इज दैट ओपन बाईपास स्विच एट द सेकेंड टर्मिनल. सेकेंड टर्मिनल पर बाईपास स्विच को ओपन करते हैं. नाउ द फोर्थ स्टेप इज दैट Now the fourth step is that start the second terminal, start the second terminal, start the second terminal, start the second terminal also in rectifier mode, also in rectifier mode, rectifier mode. Now the fifth step is that the inverter terminal is put into inversion mode, is put into inversion mode. Now the sixth step is that ramp up voltage and current, ramp up voltage and current, by using inverter control through inverter control and rectifier control respectively. This is the fourth step for startup with short pulse firing. Start the second terminal also in the rectifier mode. सेकेंड टर्मिनल को स्टार्ट करते हैं, उसको भी किसमें रखते हैं? रेक्टिफायर मोड में रखते हैं. स्टार्ट द सेकेंड टर्मिनल आल्सो इन रेक्टिफायर मोड. सेकेंड टर्मिनल को स्टार्ट करते हैं, उसको किसमें रखते हैं? रेक्टिफायर मोड में रखते हैं. नाउ द फिफ्थ स्टेप इज दैट द इन्वर्टर टर्मिनल इज पुट इनटू द इन्वर्जन मोड. इन्वर्टर टर्मिनल को इन्वर्जन मोड में रखते हैं.
इन्वर्टर टर्मिनल इज पुट इनटू द इन्वर्जन मोड, इन्वर्टर टर्मिनल को इन्वर्जन मोड में रखते हैं। नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज दैट रैंप अप वोल्टेज एंड करंट थ्रू द इन्वर्टर कंट्रोल एंड रेक्टिफायर कंट्रोल रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट को रैंप अप करते हैं बाय यूजिंग inverter control and rectifier control. Voltage is ramped up by the inverter control and the current is ramped up by using rectifier control respectively. Now this is the startup with short pulse firing sequence. The voltage is normally raised. The voltage is normally raised. Voltage is normally raised before the current, before raising the current, before raising the current, before raising the current, raising the current. This permits the insulation of, this permits the insulation of, permits the insulation of, this permits the insulation of, the line to be checked, of the line to be checked, line to be checked before raising the power, before raising the power, raising the power, before raising the power. Avoid stresses, avoids stresses, avoid stresses on the generator shaft, on the generator shaft of the, on the generator shaft, and switching surges is also reduced here, and switching surges in the line, switching surges in the line, in the line is also reduced, is also reduced. The voltage is normally raised before the raising the current, यानी करंट को रेज करने से पहले वोल्टेज को नॉर्मली हम रेज करते हैं, बढ़ाते हैं. दिस परमिट्स द इंसुलेशन ऑफ द लाइन टू बी चेक. पावर को रेज करने से पहले, पावर को बढ़ाने से पहले लाइन का इंसुलेशन हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे. दिस परमिट्स द इंसुलेशन ऑफ द लाइन टू बी चेक्ड बिफोर रेजिंग द पावर, यानी पावर को रेज करने से पहले, पावर को बढ़ाने से पहले लाइन का इंसुलेशन चेक कर लेते हैं. बिफोर रेजिंग द पावर अवॉइड स्ट्रेसेज ऑन द जनरेटर शाफ्ट. जो जनरेटर की शाफ्ट पर जो स्ट्रेसेज हैं उनको दूर अवॉइड करता है. एंड स्विचिंग सर्जेज इन द लाइन इज आल्सो रिड्यूस्ड. और लाइन पर जो स्विचिंग सर्जेज होती है, लाइन पर जो स्विचिंग सर्जेज आती है उनको भी रिड्यूस करता है. तो वोल्टेज को नॉर्मली रेज करते हैं करंट से पहले. ये इसके कारण जो दिस परमिट्स द इंसुलेशन ऑफ द लाइन टू बी चेक्ड बिफोर रेजिंग द पावर, यानी पावर को रेज करने से पहले लाइन का इंसुलेशन चेक कर लेते हैं. These are avoid stresses on the generator shafts. ये जनरेटर की शाफ्ट पर स्ट्रेस को अवॉइड करती है. एंड स्विचिंग सर्जेज इन द लाइन इज आल्सो रिड्यूस्ड. और लाइन में स्विचिंग सर्जेज भी रिड्यूस हो जाती है. लाइन में स्विचिंग सर्जेज भी रिड्यूस होती है. नाउ द next is that the required power ramping rate, the required power ramping rate, the required power ramping rate, required power ramping rate depends on the strength of AC system, depends on the strength of AC system,
The required power ramping rate depends on the strength of AC system. यानी पावर की जो रैंपिंग कर रहे हैं, पावर की जो रैंपिंग रेट है वो एसी सिस्टम की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है. द रिक्वायर्ड पावर रैंपिंग रेट यानी कि जो आवश्यकता के अनुसार जो पावर की रैंपिंग रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एसी सिस्टम की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है. Weaker AC system require AC system require fast restoration of DC power for maintaining transient stability. For maintaining transient stability. Weaker AC system required fast restoration of DC power. Weaker AC system में यदि AC सिस्टम वीक है तो उसमें DC पावर के फास्ट रिस्टोरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है. फॉर मेंटेनिंग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए यदि हमारा AC सिस्टम वीक है तो उसमें DC पावर के फास्ट रिस्टोरेशन की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट Unfortunately, high ramping rates in such cases can give rise to voltage large voltage drop due to the requirement of reactive power. Due to the requirement of reactive power at the converter. Such voltage drop can lead to commutation failure at the inverter. This is the next point is that unfortunately दुर्भाग्यवश high ramping rate in such cases ऐसे केसेज में high ramping rates के कारण can give rise to large voltage drop due to the requirement of reactive power at the converter. यानी कन्वर्टर पर रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट के दौरान लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होते हैं. अनफॉर्चुनेटली हाई रैंपिंग रेट्स इन सच केसेस
हाई रैंपिंग रेट इन केसेज में कैन गिव राइज टू लार्ज वोल्टेज ड्रॉप, लार्ज वोल्टेज ड्रॉप दे सकती है ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर एट द कन्वर्टर, यानी कन्वर्टर पर रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट के कारण लार्ज वोल्टेज ड्रॉप दे सकती है। इस तरीके से यदि हायर रैंपिंग रेट के कारण लार्ज वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है कन्वर्टर पर। नेक्स्ट point is that such voltage drop can lead to commutation failure at the inverter। इस प्रकार यदि वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उससे जो इन्वर्टर पर कम्यूटेशन फेल्योर हो सकता है। such voltage drop can lead to the commutation failure at the inverter। such voltage drop can lead to commutation failure at the inverter। now the next point is that this is the last point, the permissible रैंपिंग रेट में वेरी, रैंपिंग रेट में वेरी from 2 to 10 per unit per second, implying a startup time of more than 100 to 500 or more than 100 to 500 millisecond। This is the last point। The permissible ramping rate may vary from 2 to 10 per unit per second। जो परमिसिबल रैंपिंग रेट की जो वैल्यू है, जो अलाउ है, वो 2 से 10 पर यूनिट पर सेकेंड तक इसे वेरी कर सकते हैं। इम्प्लाइंग ए स्टार्टअप टाइम ऑफ मोर देन 100 to 500 मिलीसेकेंड, जिसमें स्टार्टअप टाइम है वो 100 से 500 मिलीसेकेंड से ज्यादा हो सकता है। इम्प्लाइंग ए स्टार्टअप टाइम ऑफ मोर देन 100 to 500 millisecond। The permissible ramping rate may vary from 2 to 10 per unit per second। This is implying a startup time of more than 100 to 500 millisecond। Thank you dear students, thank you dear students, thank you dear students।